क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आज का जो है यह टॉपिक होगा। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज का जो है यह टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे। क्रांतिक कोण क्या होगा? जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हटती जाती है। यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो इसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है और एक ऐसी परिस्थिति होती है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें सघन माध्यम में बने एक आपतन कोण के निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस निश्चित मान को, आपतन कोण के उस निश्चित मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यह एयर है और इधर जो है आपका क्या है, पानी है, जल। यह आपका जो है डेंसर मीडियम है और यह जो है आपका रेरर मीडियम है और यह अंतरापृष्ठ है, अंतरापृष्ठ। ठीक है, यहाँ एक हम आपतन बिंदु ले लें और ऐसे प्रकाश की कोई किरण इस आपतन बिंदु पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है। यह आपतन कोण है आपका आई। क्योंकि यह प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयर की तरफ जा रही है तो यह अभिलंब से दूर हटती हुई इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, अब इस आपतन कोण का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो यहाँ विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है तथा आपतन कोण के एक निश्चित मान पर यह जो अपवर्तन कोण है बिल्कुल 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर क्रांतिक कोण का हम सिचुएशन ले लें तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ एक आपतन बिंदु है और क्रांतिक कोण की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल ले लें तो ये वाली प्रकाश की किरण जो है बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो ये वाला जो एंगल होगा जहाँ पर यह 90 डिग्री हुआ है, मतलब जब I = C तब R की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। मतलब सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह जो है क्रांतिक कोण का सिचुएशन रहा। अब यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस कंडीशन में अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी हम अधिक कर दें, मतलब कि I = C, तब हम देखेंगे कि यह प्रकाश की जो किरण होगी, मतलब ये वाली किरण, जैसे हमने यहाँ पर आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया, तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर इसका संपूर्ण भाग सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है, इस तरह से वापस लौट आता है। तो यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, जिसको हम TIR बोलते हैं।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से क्या है, ज़्यादा है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि उसका संपूर्ण भाग सघन माध्यम में ही वापस लौट आएगा। यह घटना जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इसको जो है आप लोग डिफिनेशन में नोट कर सकते हो। डिफिनेशन में जो है इसको लिखा जाए, बोल रहे हैं, डिफिनेशन नोट कीजिए। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक और डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन डबली नोटेड कॉमन करके लिखोगे। जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद है डिफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक, अब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग दीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें डिफिनेशन में लिखिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम
सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है कुछ शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त नंबर फर्स्ट है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और सेकेंड है इसका आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अन्यथा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये दो मुख्य जो है शर्तें हैं। ठीक, एक हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। माध्यम के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध क्या होगा, यह जो है हम लोग रिलेशन स्थापित करेंगे। क्रांतिक कोण के सिचुएशन में हमें बताए थे कि यह जो है रेरर मीडियम है, और यह जो है आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। प्रकाश की कोई किरण डेंसर टू रेरर जानी चाहिए। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, और एक ऐसा सिचुएशन होगा जिसके लिए जो है यह अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे बना लें। नेक्स्ट कंडीशन, क्रांतिक कोण की सिचुएशन में यह होगा आपका I = C, और यहाँ पर अपवर्तन कोण R की वैल्यू कितना, 90 डिग्री। मतलब ये प्रकाश की किरण इस तरह से इंटरफेस के अनुदेश जो है चलने लगेगी। तो इसके लिए जो है अगर मान लिया जाए कि ये जो डेंसर मीडियम है इसको हम D से डिनोट करें और रेरर मीडियम को R से डिनोट करें, तो प्रकाश की कोई किरण डेंसर टू रेरर जा रही है, इसलिए डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल के नियम से यहाँ पे लिखेंगे, यदि सघन माध्यम को D से तथा विरल माध्यम को R से प्रदर्शित करें तब स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम
का अपवर्तनांक डी म्यू आर डेंसर टू रेरर। डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर, स्नेल का नियम। ठीक है। क्रांतिक कोण की स्थिति में आई को हम सी से डिनोट करेंगे, आई बराबर सी, और आर की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री तथा आर इक्वल 90 डिग्री। अतः इस संबंध से डी म्यू आर इक्वल साइन सी अपान साइन 90 डिग्री। आई के प्लेस पे सी और आर के प्लेस पे 90 डिग्री। इसको आप लोग लिख सकते हो डी म्यू आर इक्वल साइन सी बाई 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसी को हम लिखेंगे डी म्यू आर इक्वल साइन सी। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाता है। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है। और प्रकाश किरणों की अगर हम उत्क्रमणीयता देखेंगे तो रेरर टू डेंसर के लिए, या हम इसको लिख सकते हैं आर म्यू डी, मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1/sin सी, जो कि कोसेक सी के बराबर। मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो है हम माध्यम का अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित किए। इसको नोट कीजिए। नोट हो गया। अब हेडिंग दीजिए क्रांतिक कोण की निर्भरता। क्रांतिक कोण की निर्भरता ठीक है। मतलब क्रांतिक कोण किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम फर्स्ट जो है हम लोग जानेंगे प्रकाश के रंग पर, प्रकाश का रंग या तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है। प्रकाश का रंग या तरंगदैर्ध्य पर जो है क्रांतिक कोण कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि तरंगदैर्ध्य जो है किसी माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू क्या है? उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। और यह 1/म्यू अभी जो हम लोग पढ़े हैं डेंसर टू रेरर के लिए, डेंसर टू रेरर ये होता है आपका साइन सी। ठीक है। या रेरर टू डेंसर 1/sin सी, एक क्रांतिक कोण है आपका। तो यहाँ से जो हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 1/r म्यू डी किसके बराबर होगा? साइन सी के बराबर होगा। तो यही तो है ये माध्यम का
अपवर्तनांक 1/म्यू, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं साइन सी। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। साइन सी। अब अगर हम लाल और बैंगनी रंग की बात करें तो चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य से क्या होती है, अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है, इसलिए क्रांतिक कोण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए क्रांतिक कोण बढ़ाओगे, सी की वैल्यू बढ़ाओगे, लैम्डा बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से वो जो हो जाएगा आपका क्रांतिक कोण लाल के लिए और क्रांतिक कोण जो है बैंगनी के लिए। इस तरह से लाल रंग की क्रांतिक कोण प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के प्रकाश की क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है। तो यह जो है एक रिलेशन मिलेगा आपको। इसी फार्मूला को जो है हम लोग यहाँ से और डेवलप कर सकते हैं। 1/sin c अर्थात sin c इक्वल 1/r म्यू डी, 1/r म्यू डी, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/r म्यू डी। इसके प्लेस पे जो है आप लोग लिखोगे म्यू आर अपान म्यू डी, म्यू आर अपान म्यू डी रेयर टू डेंसर के लिए। और ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी अपान लैम्डा आर, और ये होगा आपका वी डी अपान वी आर। इस फार्मूला को पहले भी जो है लिखवाया गया है, 1-2 करके लिखवाया गया, ठीक है। और थर्ड जो है आपको लिखना है माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, प्रकृति पर मतलब दो माध्यम होंगे, उनके जोड़े की प्रकृति के लिए जो है क्रांतिक कोण कितना होगा, ये जो है हम लोग जानेंगे। इसको नोट करो। माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, माध्यम के जोड़े की प्रकृति में फर्स्ट है कांच वायु के लिए, कांच वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण किसका, क्रांतिक कोण कांच का, यह होता है लगभग 42 डिग्री। और बी होगा जल वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण जल का 49 अंश। और सी होगा आपका हीरे के लिए, हीरा वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री। इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे तापमान पर निर्भरता, तापमान टेम्परेचर पर जो है कैसे डिपेंड करता है। तो किसी माध्यम का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेयर होता जाएगा, ठीक है। रेयर क्यों होता जाएगा, उस माध्यम के जो भी मालिक्यूल्स होंगे दूर दूर तक हटते जाएंगे, इसलिए जो है वो रेयर होता जाएगा, अर्थात उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा, अपवर्तनांक घटता जाएगा। जब अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक घटता है, जिसके कारण
क्रांतिक कोण बढ़ने लगता है। इतनी टॉपिक को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण पर जो है कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल का जो है कुछ व्याख्या किया जाएगा। रीडिंग होगा TIR के उदाहरण। TIR के उदाहरण में बहुत से उदाहरण हैं, जिसमें से मोस्ट है आपका प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो है हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो है आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। TIR के उदाहरण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्रिटिकल एंगल भी आएगा। इसके एग्जाम्पल में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, देखिए। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति होता है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नल की तीव्रता में बिना परिवर्तन किए हुए, मतलब कि प्रकाशीय सिग्नल को, इसमें एनर्जी का कोई भी लॉस ना हो, उस सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है। तो उसको भेजने के लिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग के द्वारा भेजने के लिए हम एक सिस्टम तैयार करेंगे जिसका नाम होगा प्रकाशिक तंतु। तो देखिए इसमें प्रकाशिक तंतु कैसे होता है। देखिए यह टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है। प्रकाशिक तंतु में जो है कांच अथवा क्वार्टज का जो है क्रोड बना होता है, इसको हम क्रोड बोलेंगे। एक किसका बना होगा, कांच अथवा क्वार्टज का क्रोड, इसको हम बोलेंगे क्रोड। ठीक है। और इस क्रोड के ऊपर, जैसे ये मटेरियल है, ठीक है, ऑप्टिकल मटेरियल, और इस ऑप्टिकल मटेरियल को हमने क्रोड बोल दिया। इसके ऊपर जो है क्लेडिंग की हुई होती है, जिसे हम अधिपटन बोलते हैं, मतलब एक परत लगी होती है। इस क्रोड के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर एक परत लगी होती है जिसका नाम है अधिपटन। अधिपटन। मान लीजिए क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक μ1 है और अधिपटन के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। एक किसका बना होगा, कांच अथवा क्वार्टज का। ठीक है, कांच अथवा क्वार्टज का जो है ये बना होता है। देखिए इस पर प्रकाश की कोई किरण प्रकाशित तंतु के एक सिरे पर, अर्थात क्रोड के पदार्थ के एक सिरे पर, यहाँ पर जो है प्रकाश की कोई किरण एक विशेष अल्प कोण बनाते हुए जब इस पर इंसिडेंट होती है, तो यहाँ चूँकि आपका मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी इस तरह से ये बेंड हो जाएगी। इसमें ये बात में ध्यान रखना होता है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब क्रोड के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिपटन के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है, सदैव अधिक होता है। तो यह प्रकाश की कोई किरण है जो ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे पर आपतित होती है और अपवर्तित होकर टेढ़े मेढ़े मार्ग के द्वारा जो है दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर दूसरे सिरे से बाहर कैसे निकलेगी, निकलने के लिए शर्त है क्या, ये प्रकाश की कोई किरण यहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो क्रांतिक कोण होता है ना, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इसका मतलब है कि इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बार बार यहाँ पर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा
और परावर्तन के कारण यह प्रकाश की किरण लास्ट में बाहर निकलेगी। देखिए कैसे, अब यहाँ जो है एक अभिलंब होगा और यह इसके लिए आपतित किरण, चूँकि यहाँ का अपवर्तनांक इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अधिक है, इसका मतलब ये डेंसर है और ये क्या है, रेरर है। और यहाँ चूँकि ये भी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो यह प्रकाश की जो किरण है यहाँ न जाकर इसी में लौट आएगी, इस तरह से ऐसे लौट आएगी, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी एक नॉर्मल होगा, यहाँ भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण यह प्रकाश की किरण इसमें न जाकर फिर इसी में वापस ऐसे लौट जाएगी। फिर यही प्रोसेस होता रहेगा इस तरह से, और लास्ट में इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जो सिग्नल हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया, ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल, जिसकी एनर्जी में कोई लॉस ना हो, उसको जो है हमने टेढ़े मेढ़े मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करा दिया, बाहर निकाल दिया। मतलब कि प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना परिवर्तन किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़े मेढ़े मार्ग के द्वारा बाहर निकालने का जो युक्ति है, उस युक्ति का नाम क्या है, प्रकाशिक तंतु है। तो इस चित्र को बनाइए, बनाने के बाद हम बोल रहे हैं, इसको आप लोग लिखते चलोगे। लिखिए, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़े मेढ़े मार्ग से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें कांच अथवा क्वार्टज के बने बहुत से लंबे तंतु होते हैं। प्रत्येक तंतु में क्रोड तथा इसके चारों ओर एक परत, जिसे अधिपटन कहते हैं होता है। इसके बाद इसमें फर्स्ट सिचुएशन लिखिएगा। क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक μ1, अधिपटन के पदार्थ के अपवर्तनांक μ2 से अधिक होता है। सेकेंड लिखिए, दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण तंतु के एक सिरे पर अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो यह इसके अंदर अपवर्तित होती हुई
अपवर्तित होती हुई तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। यहाँ तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, यदि तंतु को मोड़ भी दिया जाए, यदि तंतु को मोड़ भी दिया जाए तो प्रकाश किरण सुगमतापूर्वक तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इनका उपयोग लिखिए। उपयोग में फर्स्ट लिखिए, प्रकाशित तंतुओं का एक बंडल मेडिकल एवं प्रकाशीय परीक्षणों में लाइट पाइप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और सेकंड लिखिए, प्रकाशित तंतुओं को विद्युतीय सिग्नलों के प्रेषण एवं अधिग्रहण, प्रेषण का मतलब भेजना और अधिग्रहण का मतलब एक्सेप्ट करना, सुनना, प्रेषण एवं अधिग्रहण में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह प्रकाशिक तंतु था। बाकी जो भी मतलब फिनोमिना है TIR का वो आप किताब से पढ़ लोगे। और यह चूँकि क्लास 10th में नहीं था इसलिए जो है हम इसको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एक मछली या गोताखोर जो है संपूर्ण बाहरी दुनिया को एक शंकु के क्षेत्र में देखती है, शंक्वाकार क्षेत्र में देखती है। तो नेक्स्ट सेकंड जो है होगा आपका हेडिंग, मछली या गोताखोर का दृष्टि क्षेत्र। देखिए इसको समझिए। यहाँ पे यह मान लीजिए पानी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मछली है, यहाँ पे यहाँ इसका इमेज देखें, एक वर्टिकल है, ऐसे चला जाएगा प्रकाश की कोई किरण, और एक रे हम यहाँ पे ले लें इसके नेत्र से, ये वाला रे यहाँ अभिलंब होगा। यहाँ अगर जो है क्रांति कोण की हम सिचुएशन देखें, क्रांति कोण की सिचुएशन I=C, तब यह प्रकाश की किरण इस अंतरापृष्ठ के अनुदिश इस तरह से जो है चलने लगेगी। अर्थात यहाँ R की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और A वाला एंगल यहाँ पर I क्या है C है, A वाला एंगल। अगर हम इधर से कोई सिचुएशन लें यहाँ पर, तो ठीक यही फिनोमिना होगा हमारा यहाँ पर, और यह एक नॉर्मल होगा। तो यहाँ आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो फिर ये वाला प्रकाश की किरण अंतरापृष्ठ का अनुदिश इस तरह से चलेगा।
इस मछली का एक क्षेत्र बनेगा, ये वाला क्षेत्र जो शंकु के आकार में बन रहा है, शंक्वाकार बन रहा है। मान लीजिए मछली जो है अंतरापृष्ठ से h ऊंचाई पर है या h गहराई पर, मान लीजिए h गहराई पर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ गोताखोर हो या मछली हो, जो भी मतलब जीव जंतु यहाँ पर होंगे, वह इधर बाहरी जो दुनिया होगी उस बाहरी दुनिया को एक शंक्वाकार क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है। तो यह इनका दृष्टि क्षेत्र शंकु के जैसा होगा, शंक्वाकार क्षेत्र, शंक्वाकार क्षेत्र। तो यह एक शंक्वाकार क्षेत्र होगा। सपोज दैट इसका रेडियस हम ले लें, शंकु का रेडियस r है और इसकी वर्टिकल जो हाइट है h है, तब हम इसका रेडियस पता करेंगे, इसका शीर्ष कोण पता करेंगे, और ये जो क्षेत्रफल है, दृष्टि क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा ये हम पता करेंगे। 3 क्वांटिटी पता करेंगे। पहला शीर्ष कोण, शीर्ष कोण। दूसरा हम लोग पता करेंगे त्रिज्या, शंक्वाकार क्षेत्र की त्रिज्या, शंक्वाकार क्षेत्र की त्रिज्या। और थर्ड जो है क्षेत्रफल, शंक्वाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करते तो अगर I इज ग्रेटर देन C होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली आती और ये भी प्रकाश की किरण इस तरह से चले, तब भी जो है उसको शंक्वाकार क्षेत्र ही दिखाई देगा। तो ये 3 क्वांटिटी हम लोग इसमें पता करेंगे। तो सबसे पहले हम शीर्ष कोण की बात करें तो अगर ये C है, ये लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, यह एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, C होगा, ठीक है। और अभी क्रांति कोण की स्थिति है, ठीक है, यहाँ I इक्वल C है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, C होगा। तो पूरा जो शीर्ष कोण होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा, 2C। तो फर्स्ट कंडीशन है इसका शीर्ष कोण, इसमें शीर्ष कोण होगा आपका 2C। C क्या है, क्रांतिक कोण है। शंक्वाकार क्षेत्र की त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पर ये h हमको पता है, h पता रहेगा कि कोई मछली या गोताखोर अंतरापृष्ठ से कितनी गहराई पर है, और क्रांतिक कोण पता है यहाँ पे C। तो इसमें हम ले लेंगे, इसका कुछ नामकरण लिख लें, OAB, समकोण त्रिभुज OAB में, दूसरा समकोण त्रिभुज OAB में tan C बात करेंगे तो tan C इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार R/H इन होगा। तो यहाँ R इक्वल हो जाएगा H tan C, R इक्वल H tan C, यह त्रिज्या हो जाएगा। और थर्ड अगर हम पता करें क्षेत्रफल, शंक्वाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो शंक्वाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यह वृत्त आकार का है, मतलब कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू हो जाएगा आपका h tan C का होल स्क्वायर, अर्थात पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर C, ठीक है। तो यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम इस पर कोई न्यूमेरिकल अगर बन रहा है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक। थर्ड जो है
थर्ड होगा आपका पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म पोरोप्रिज्म क्या होता है? पोरोप्रिज्म जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आकार का जो एक प्रिज्म होता है, जो वाइनिकुलर में उपयोग होता है। पेरिस्कोप अथवा वाइनिकुलर जो इस तरह से हम लोग देखते हैं उसमें जो है यूज होता है। इसका काम क्या होता है कि यह प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर अथवा 180 डिग्री पर क्या करता है, मोड़ देता है, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट का जो है सीधा इमेज बना पाते हैं। तो यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के आकार का एक प्रिज्म होता है जो पेरिस्कोप अथवा वाइनोकुलर में उपयोग होता है। इसके द्वारा प्रकाश किरणों को 90 डिग्री या 180 डिग्री से मोड़ा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें चित्र देखिए। समद्विबाहु समकोण लेना है। तो समद्विबाहु समकोण का मतलब दो एंगल बराबर होंगे और एक 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब इस पर जो है इस फेस पर प्रकाश की कोई किरण हम इस पर ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, तो आपको पता है कि यह इंटरफेस पर 90 डिग्री पर है, इसलिए ऐसे ही चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, यहाँ जो है एक आपका नॉर्मल होगा इस आपतन बिंदु पर। अब बताइए ये 45 है, 90 45 और ये टोटल 90, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से प्रकाश की किरण इसके लिए जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की किरण इधर नहीं निकलेगी, सीधे यहाँ चली आएगी। मतलब तो ये 45 है तो परावर्तन नियम लगाएं तो 45 से ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये 45 से इस तरह से जो है बाहर निकल जाएगा। तो चूंकि यहाँ ये लंबवत पड़ रहा है तो ये भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट सिचुएशन हमने लिया। इसी तरीके से जो है यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये भी क्या है, 45 डिग्री है। और इस पर जो है प्रकाश की कोई किरण हमने इस तरह से आपतित कराया 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो यह इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, 45 90, तो 90 तो इस तरह से चला जाएगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90। और एक और प्रकाश की कोई किरण हम ले लें यहाँ पर, तो 90 डिग्री तो ऐसे ही होगा। फिर यहाँ एक नॉर्मल होगा 45, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ओ और ओ डैश ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने 90 डिग्री
90 डिग्री मोड़ा था, यहाँ 180 डिग्री। एक और सिचुएशन आप इसमें बना सकते हो। तो इस तरह से जो है हम पोरोप्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर हम मोड़ कर किसी ऑब्जेक्ट का सीधा प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज जो है पेरिस्कोप अथवा बाइनोकुलर में होता है। इसके बाद से जो है हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो है हमारा होगा गोलीय पृष्ठों द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन। अब तक जो है हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, वह अपवर्तन था आपका मिरर के द्वारा, अंतरापृष्ठ, दो माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के द्वारा था। लेकिन अब हम किसी सरफेस के द्वारा, गोलाकार पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे। आज तक का जो टॉपिक था वह जो है क्लास 10th और इसमें कुछ एक्स्ट्रा 12th का जो है हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अब से जो टॉपिक शुरू होगा वह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा लाइट के रिस्पेक्ट में, लाइट के लिए, और वह होगा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, दो तरह के गोलीय पृष्ठ होंगे, एक आपका अवतल गोलीय पृष्ठ होगा, दूसरा उत्तल गोलीय पृष्ठ होगा। दोनों पृष्ठों के द्वारा हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और उसके कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लेंस शुरू करेंगे।